बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी कार्डियोवैस्कुलर नर्सिंग ऑफ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम था, वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। आज हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की। सबसे पहले जो डिसऑर्डर है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर, दैट इज़ एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या होता है कि इस पिक्चर के अंदर एक नॉर्मल एयोटा आप लोगों को नज़र आ रहा है और सेकंड नंबर पे एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म है, जिसके अंदर बल्जिंग हुई है एयोटा के अंदर। इस बल्जिंग को असल में हम कहते हैं एन्यूरिज्म। अब एन्यूरिज्म कब होता है? जब आर्टरी के वॉल के जो मसल है वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एबनॉर्मली लार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और वो आउटवर्ड हमें ऐसे बाहर की तरफ वो वाला जो वीक एरिया होता है वो बाहर निकला हुआ होता है आर्टरी के वॉल में से। तो उस बल्जिंग को हम कहते हैं एन्यूरिज्म। ये जो बल्ज होता है ये कभी भी रप्चर हो सकते हैं और इसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। अलबत्ता एन्यूरिज्म जो है ये किसी भी बॉडी पार्ट्स के किसी भी आर्टरी के अंदर हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये ब्रेन, एयोटा, लेग्स और स्प्लीन की आर्टरीज के अंदर हो सकते हैं। काजेज इसकी क्या है? एन्यूरिज्म कॉमनली जो होता है वो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस हम कहते हैं हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी, जिसके इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, तो वो वाला एरिया वीक हो जाता है, जिसके अंदर प्लग फॉर्मेशन स्टार्ट टू बी द कॉज ऑफ डीजेनरेटिव चेंजेस इन द मिडल लेयर ऑफ द आर्टीरियल वॉल। जिसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है कि प्लग फॉर्मेशन हो जाती है और उसकी वजह से जो आर्टरीज के मिडल लेयर है, जिसको हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, उसके वॉल्स के मसल के अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है उस एरिया की। वो एरिया वीकन एंड इवेंचुअली एयोटिक डायलेशन, वो वीक हो जाते हैं और इवेंटली एक स्टेज ऐसे आ जाते हैं कि वो बाहर की तरफ बल्ज हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है, जिसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। अदर काजेज़ इंक्लूड, अदर काजेज़ की अगर हम बात करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन होता है। फंजाई की वजह से अगर किसी को एन्यूरिज्म हो जाए तो उसको हम माइकोटिक एन्यूरिज्म कहते हैं। ये स्पेशली कहाँ पे होता है? एयोटिक आर्ट में या डिसेंडिक सेगमेंट जो होते हैं एयोटा के उस एरिया के अंदर। इसके अलावा कुछ कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, जिस तरह कोऑक्टेशन ऑफ एयोटा है, जिसके अंदर एयोटा कुछ पार्ट्स पे नैरो हो जाता है बाय बर्थ, तो उसके अंदर रप्चरिंग के यानी बल्जिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा ट्रॉमा, अगर हम ट्रॉमा की वजह से ब्लड वेसल को इंजर्ड कर दें, या सिफिलिस जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, या हाइपरटेंशन इज़ द मोस्ट लीडिंग कार। हाइपरटेंशन की वजह से आर्टरी के वॉल पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। अब अगर वो वेसल एथेरोस्क्लेरोटिक है या उसकी इलास्टिसिटी कम हो गई या वो वीक हो गई, तो उस वाले एरिया के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बाहर की तरफ निकले, यानी एन्यूरिज्म डेवलप हो उस एरिया के अंदर। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, सबसे पहले डीजेनरेटिव चेंजेस हो जाती है मस्कुलर लेयर में यानी मिडल लेयर में, जिसको हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। उसकी वजह से क्रिएट फोकल वीकनेस अलाउइंग द इनर लेयर एंड आउटर लेयर ट्यूनिका एडवेंटिशिया टू स्टिच आउटवर्ड। अब अगर मिडल लेयर वीक हो गया, जिसके अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस हो गई, तो उसकी वजह से उस एरिया के अंदर जो इनर वाला लेयर जिसको हम ट्यूनिका एंटाइमा कहते हैं वो, और आउटर लेयर जिसको हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं, वो स्टिच हो जाती है आउटवर्ड बाहर की तरफ। रिजल्टिंग आउटवर्ड जो होता है वो एक बल्ज होता है, एक ग्रोथ आर्टरी के बाहर निकली हुई होती है, जिसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। ब्लड प्रेशर जो है within the aorta progressively weaken the vessel wall and enlarge the aneurysm। अब अगर आप द टॉप एथेरोस्क्लेरोसिस और पेशेंट को ब्लड प्रेशर हो यानी हाई ब्लड प्रेशर हो, जिसकी वजह से एयोटा के ऊपर प्रोग्रेसिवली कंटिन्यूसली प्रेशर पड़ रहा होते हैं, वो एरिया मज़ीद वीक हो जाते हैं ब्लड वेसल्स के, और इवन के इनलार्ज होता है विच इज़ कॉल्ड एन्यूरिज्म। साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं। पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है, पल्सेटिंग मास हमें मिल रही होती है, जब हम पल्पेट करते हैं तो वहाँ पे हमें एबनॉर्मल डायलेशन मिल रहा होता है, स्पेशली पेरी अम्बलाइकल एरिया के अंदर यानी अम्बलाइकल के सराउंड में। पॉसिबल सिस्टोलिक ब्रूड, हमें सिस्टोलिक ब्रूड मिल रहा होता है एयोटा के ऊपर जब हम स्टेथोस्कोप रखते हैं यानी ऑन ऑस्कल्टेशन। पॉसिबल टेंडरनेस ऑन डीप पल्पेशन, जब हम डीप पल्पेशन करते हैं तो पेशेंट को पेन होता है, जिसको हम टेंडरनेस कहते हैं ऑन डीप पल्पेशन। लंबर पेन होता है सम टाइम पेशेंट को लंबर एरिया के अंदर, और वो रेडिएट होता है टुवर्ड द एब्डोमेन एंड ग्रोन एरिया को, जो इमिनेंट रप्चर की वजह से होता है।
इफ़ द इन्यूरिज्म रप्चर, अगर इन्यूरिज्म रप्चर हो जाए, मीन्स कि वो जो बल्जिंग आर्टरी में से निकली वो रप्चर हो जाए, फिर हमने लुक्स फॉर सीवियर टीयरिंग एब्डोमिनल एंड बैक पेन, फिर पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल और बैक पेन होता है, वीकनेस, इसके अलावा एक्सेसिव स्वेटिंग, पसीने आते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं, टिकेकार्डिया, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर क्यों ड्रॉप हो जाते हैं? जब एओर्टा में से ब्लड बॉडी की तरफ नहीं जाएगा और वो एब्डोमिनल कैविटी में आएगा तो इट्स मीन के पेरिफेरल ब्लड वेसल के अंदर कोई ब्लड नहीं है, तो पेशेंट सीवियर हाइपोटेंशन में चला जाएगा और द इन कार्डियोजेनिक शॉक लीड टू सर्कुलेटरी कोलैप्स, तो उनके जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर हम सीटी स्कैन करते हैं, इसके अलावा एंजियोग्राफी करते हैं, ब्लड वेसल के अंदर कैमरा डालते हैं और देखते हैं कि रप्चर कौन सा पॉइंट्स हुआ है। आर्टीरियोग्राफी करते हैं, असल में एंजियोग्राफी हम आर्टीरियोग्राफी ही कर रहे होते हैं क्योंकि हम आर्टरी के अंदर कैथेटर डाल के देख रहे होते हैं, और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड से भी हम बल्जिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं या एन्यूरिज्म को। क्या इंटरवेंशन देंगे, नर्सिंग केयर क्या होगा? हमें अलर्ट रहना है फॉर द साइन ऑफ रप्चर, कि कोई रप्चर ना हो एन्यूरिज्म विच इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, जो कि जानलेवा हो सकता है। हमें क्लोजली साइन एंड सिम्टम को, जो एक्यूट ब्लड लॉस होते हैं, यानी हमने पेशेंट को हाइपोटेंशन और कार्डियोजेनिक शॉक के लिए भी वॉच करने के उसके साइन एंड सिम्टम तो हमें मिल नहीं रहे, सच एज हाइपोटेंशन में जा सकता है पेशेंट। अगर पल्स रेट और रेस्पिरेटरी रेट को हमने असेस करवाने हैं, वॉच करवाने हैं, अगर टेकिकार्डिक या ब्रेडिकार्डिक या टेकेपनिक आयन ब्रेडेप्निक हो रहे हैं पेशेंट, इसके अलावा कूल्ड एंड क्लेमी स्किन अगर है एक्सट्रीमिटीज, तो इट्स मीन के देयर इज़ नो ब्लड सप्लाई। इसके अलावा अगर पेशेंट रेस्टलेसनेस का शिकार है या डिक्रीज सेंसोरियम, अगर उसके सेंसेस डिक्रीज हो रहे होते हैं, तो इट्स मीन के दिस इज़ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। इफ रप्चर, अगर रप्चर हो जाए तो हमने पेशेंट को फौरन सर्जरी के लिए भिजवाना है। इसके अलावा हमने पेशेंट को इवॉल्वेट करना है वेदर द पेशेंट इज़ फ्री फ्रॉम पेन, अगर पेशेंट पेन से फ्री है, एंड इफ़ ही हैज़ एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन विद वार्म ड्राई स्किन। इसके अलावा हमने ये भी देखना है कि पेशेंट की परफ्यूजन कितनी अच्छी है, क्या वो एडिक्वेट है, स्किन उसके वार्म है या ड्राई स्किन है, ये हमने देखना है। एडिक्वेट पल्स है पेशेंट के, एडिक्वेट ब्लड प्रेशर है, यानी नॉर्मल वाइटल साइन है, एंड एब्सेंस ऑफ फटीग, और एब्सेंस ऑफ फटीग है, तो ये हमने इवॉल्वेट करना है। टिल द पेशेंट, अब अगर पेशेंट को एन्यूरिज्म हुआ है तो हम उसको एडवाइस करते हैं कि कोई पुश फुल फोर्स नहीं लगवाना है। इसके अलावा हीवी लिफ्टिंग, भारी चीज़ें नहीं उठानी अनटिल मेडिकली क्लियर बाय द सर्जन, जब तक मेडिकली या सर्जन उसको क्लियर ना करे कि आप हीवी लिफ्टिंग करवा सकते हो। दीज आर द रेफरेंस फॉर द एन्यूरिज्म। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। पिक्चर नंबर 1 को देखिए, इसके अंदर हेल्थी आर्टरीज है जिसमें रेड ब्लड सेल और ब्लड लिक्विड फॉर्म में सर्कुलेशन फॉर्म में है। पिक्चर नंबर 2 के अंदर इंटरनल इनिशियल फैटी डिपोजिशन है जो येलो कलर में नज़र आ रही है इंटाइमल लेयर के साथ। पिक्चर नंबर 3 में फिर वो प्लग ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लड फ्लो, अब दोनों अतराफ से जो इंटाइमल लेयर है दोनों तरफ से जो येलो नज़र आ रही है, इट्स मीन के प्लग की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। और पिक्चर नंबर 4 में नियर कंप्लीट ब्लॉकेज, अब ब्लड की जो सर्कुलेशन के लिए इंटरनल डायमीटर है आर्टरी के वो कम हो गए, नियर टू ब्लॉक है। हमने टोटल कोलेस्ट्रॉल रूल ऑफ 50 यानी 8 के साथ हमने टोटल कोलेस्ट्रॉल को रूल आउट करवाना है। आल्सो इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर मीन्स के HDL उसका 8 के साथ नॉर्मल है, इस तरह LDL उसका नॉर्मल है, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल है, या टोटल कोलेस्ट्रॉल। दीज आर फॉर, ये जो रीडिंग है ये एडल्ट के लिए है, तो हमने एज के साथ साथ ये देखना है कि पेशेंट के HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल के वैल्यू नॉर्मल है या नहीं। अब एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करते हैं जो कि मोस्ट कॉमन काज होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की। इसके अंदर क्या होता है, थिक हो जाते हैं और हार्डनिंग हो जाती है वेसल के वॉल, जो आर्टरी है उसके वेसल अगर हार्ड या थिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी वजह क्या होती है, सॉफ्ट डिपॉजिट इनिशियल आर्टीरियल पेट, उस आर्टरी के इंटरनल लेयर के अंदर पेट की डिपोजिशन हो जाती है और उसके टॉप पे फाइब्रिन आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये हार्ड होता जाता है ओवर टाइम और एक स्टेज ऐसे आ जाते हैं कि नियर टू ऑब्स्ट्रक्टिव कंप्लीट कोरोनरी आर्टरी। अब ओवरव्यू, डेवलपमेंट ऑफ प्लग फॉर्मेशन इन कोरोनरी आर्टरी के अंदर प्लग की फॉर्मेशन हो जाती है, कैन लीड टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो टू द हार्ट। अब उसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट को ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है,
पेटी प्लग आर काज बाई अ कंडीशन कॉल्ड एथरोस्क्लेरोसिस। अब पेटी प्लग क्यों बनता है, क्योंकि उस कंडीशन को हम नाम देते हैं एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से, विच क्रिएट पेटी प्लग इन द आर्टरी वॉल। और एथरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है कि पेटी प्लग बन जाते हैं आर्टीरियल वॉल के जो इनर वाला लेयर है, जिसकी वजह से उसकी डायमीटर कम होती है और ब्लड की सप्लाई कंप्रोमाइज़ या कम हो जाती है। हैपन ओवर टाइम, इस एथरोस्क्लेरोसिस में टाइम लगते हैं। इसके अलावा एथरोस्क्लेरोसिस कैन आल्सो लीड टू हाइपरटेंशन, चेस्ट पेन एंड हार्ट फेलियर। एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से पेशेंट हाइपरटेंशन में जा सकता है, इसके अलावा उसको चेस्ट पेन और हार्ट फेलियर में भी वो जा सकते हैं, रिस्क पे। इस पिक्चर के अंदर नॉर्मल आर्टरी को देखिए, वाइल जो बी नंबर है इसके अंदर पेटी प्लग की डिपोजिशन हुई है, जिसकी वजह से आर्टरी के जो इंटरनल डायमीटर है वो नैरो हुआ है, तो इट्स मीन के ब्लड की सप्लाई रिड्यूस। रेस्ट फैक्टर की बात करते हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसके अंदर सेक्स है हम चेंज नहीं कर सकते किसी का, अगर मेल है या फीमेल है, हेरिडिटी है, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसके अलावा रेस है और एज है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये अनकंट्रोलेबल है, अनमोडिफाइबल है। अब कंट्रोलेबल फैक्टर जो रिस्क फैक्टर है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके अलावा स्मोकिंग है अगर हम अवॉइड करते हैं तो इट्स मीन कि कंट्रोलेबल है या मॉडिफाइबल है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी अगर कोई पर्सन नहीं कर रहा है तो हम उसको एडवाइस करते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी इज़ कंट्रोलेबल। इसके अलावा ओबेसिटी हम उसको कहेंगे पेशेंट को वेट कम करवाए, ये कर सकता है, तो ये कंट्रोलेबल है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह शुगर की मकदार यानी डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और स्ट्रेस और गुस्से को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि कंट्रोलेबल फैक्टर है या मॉडिफाइबल फैक्टर है। साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की। इंजाइना जो कि क्लासिकल सिम्टम होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की, और ये ऐसा पेन होता है जैसे चेस्ट में बर्निंग, स्क्वीजिंग या क्रशिंग या टाइटनेस होता है, स्पेशली सबस्टर्नल या प्रिकोडियल चेस्ट के अंदर, जो चेस्ट कैविटी है उसके अंदर पेशेंट को बर्निंग या स्क्वीजिंग या टाइटनेस फीलिंग वाला पेन होता है। ये पेन रेडिएट होता है टूवर्ड द लेफ्ट आर्म, नेक तक जा रहा होता है, जॉ तक और शोल्डर ब्लेड तक यानी शोल्डर तक। वोमेन हाउएवर में एक्सपीरियंस एटिपिकल चेस्ट पेन, अलबत्ता फीमेल को एटिपिकल चेस्ट पेन होते हैं, वो टिपिकली इंजाइनल पेन नहीं होता है, मीन के उस पेन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इंजाइनल पेन से स्लाइटली अलग होते हैं। अदर साइन की अगर हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की, तो उसके अंदर नोजिया है, वॉमिटिंग है, वीकनेस है और डायप्रोसिस है, एक्सेसिव स्वेटिंग है, पसीने आ जाते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की, तो हम स्टार्ट करवाते हैं लीस्ट इन्वेसिव एंड प्रोग्रेस टू मोस्ट इन्वेसिव। सबसे पहले कोशिश ये होती है कि पेशेंट को लीस्ट इन्वेसिव तरीके से, मीन के कोई हम प्रोसीजर या सर्जरी ना करें और पेशेंट को ट्रीट कर दें। इसके अलावा अगर उससे नहीं हो रहा है तो हम फिर प्रोग्रेसिव टू मोस्ट इन्वेसिव, फिर हम इन्वेसिव सर्जरी यानी एंजियोप्लास्टी या बलून उसकी तरफ जा रहे होते हैं और फिर पेशेंट को उसी से ट्रीट करते हैं। पेशेंट को हम एजुकेशन देते हैं कि आपने सोडियम वाले डाइट, रेड मीट और ऑयली फ्राइड फूड आपने अवॉइड करने हैं, क्योंकि इट इज़ रिच इन हाई कोलेस्ट्रॉल, और सोडियम अगर वो अवॉइड करते हैं तो इट्स मीन कि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होगा। इसके अलावा हम स्टेटिन जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होते हैं, मेडिसिन वो देते हैं, नाइट्रेट देते हैं जो कि ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं हम पेशेंट को। इसके अलावा अगर लास्ट ऑप्शन है हमारे पास तो वो हम स्टेंट डालते हैं कोरोनरी आर्टरी के अंदर, और उसके टॉप पे लास्ट ऑप्शन हमारे पास ओपन हार्ट सर्जरी है जिसको हम कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब बात करते हैं इंजाइना पेक्टोरस की। इंजाइना असल में लैटिन वर्ड से इसका मतलब है स्क्वीजिंग ऑफ द चेस्ट, वाइल पेक्टोरस हम कहते हैं चेस्ट कैविटी को। तो इंजाइना चेस्ट पेन होता है या डिस्कम्फर्ट होता है जो कि किस वजह से होता है, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द हार्ट। जब हार्ट को ब्लड की सप्लाई डिक्रीज हो जाती है तो तब पेशेंट को पेन होता है या डिस्कम्फर्ट, उसको हम इंजाइना पेक्टोरस कहते हैं। ये कैसे फील होते हैं, प्रेशर या स्क्वीजिंग इन अ चेस्ट, जैसे सीने पे कोई प्रेशर पड़ ले या किसी ने सीने को दबाया हुआ है, ये डिस्कम्फर्ट इसके अलावा शोल्डर तक जा सकता है, आर्म्स, नेक, जॉ और बैक तक जा सकता है। जैसे इस पिक्चर के अंदर जो रेड कलर की है, जो इसका मतलब कि हार्ट से स्टार्ट हुआ है, फिर आर्म तक गया है, जॉ तक, और इसके अलावा शोल्डर को भी इन्वॉल्व किया है।
अब पेक्टर की बात करते हैं। यूजुअली काज बाय एथरोस्क्लेरोटिक डिजीज़, ज़्यादातर जो इसके अंडरलाइंग काज है वो एथरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ है इस इंजाइना पेक्टोरस की। फिजिकल एक्सर्शन है, स्पेशली जिस पेशेंट को स्टेबल इंजाइना होते हैं उसको फिजिकल एक्सर्शन पे पेन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी इंजाइना पेक्टोरस स्टार्ट हो जाते हैं। एक्सपोजर टू कोल्ड, कोल्ड मौसम के अंदर अगर पहले से कोरोनरी आर्टरी के अंदर एथरोस्क्लेरोटिक प्लग हैं तो कोल्ड के अंदर वेजो कंस्ट्रक्शन होती है तो उस पेशेंट को दर्द स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर वो ईटिंग अ हेवी मील लेता है, इसके अलावा या स्ट्रेस या इमोशन जिसके अंदर या कोई भी प्रोवोकिंग सिचुएशन हो जिसके अंदर हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं उसकी वजह से बॉडी के अंदर एड्रेनलिन की मकदार इंक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। जब हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो इसका मतलब कि हार्ट की मसल के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है और उसको फिक्स ब्लड की सप्लाई है, तो तब उस दौरान पेशेंट जब टेकिकार्डिक होता है उसको इंजाइनल पेक्टोरस वाली चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। टाइप्स ऑफ इंजाइना, इंजाइना की टाइप्स की बात करते हैं। स्टेबल इंजाइना होते हैं, ये प्रेडिक्टेबल होते हैं, पेशेंट को पता लग रहा होता है कि अब मुझे पेन स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर कांस्टेंट पेन होता है और ये आफ्टर एक्सर्शन होता है, जब वो एक्टिविटी करता है उसके बाद स्टार्ट हो जाता है और इसके अलावा ये जब पेशेंट रेस्ट करता है तो ये पेन ख़त्म हो जाता है। वाइल अनस्टेबल इंजाइना को हम प्री इन्फॉक्शन इंजाइना भी कहते हैं, इसके अलावा हम इसको क्रेसेंडो इंजाइना भी कहते हैं। सिम्टम जो इसके होते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली होते हैं और इसके अलावा लॉस्ट लॉन्गर देन स्टेबल इंजाइना, यानी स्टेबल इंजाइना के अंदर जो पेन होता है वो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, वाइल अनस्टेबल इंजाइना का पेन थोड़ा सा प्रोलॉन्ग लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। थ्रेशोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो अनस्टेबल इंजाइना का पेन की जो सीवियरिटी है वो लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेबल इंजाइना से, और पेन मोर फ्रीक्वेंटली अकर इन रेस्ट। स्टेबल इंजाइना के अंदर एट्रेस पेन नहीं होता है, वाइल अनस्टेबल इंजाइना के पेशेंट को एट्रेस भी पेन होता है। माइक्रोवेस्कुलर इंजाइना की बात करते हैं। नॉर्मली क्या होता है जब हमारे हार्ट रेट बढ़ते हैं तो कोरोनरी आर्टरी डायलेट हो जाती है, वाइल कुछ लोगों के अंदर वेजो डायलेटर के अंदर ख़राबी हो जाती है, उनके ब्लड वेसल डायलेट नहीं होते ड्यूरिंग टेकिकार्डिक, या जब हार्ट के ऊपर प्रेशर या उसको बर्डन या वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है तब उसके अंदर इस्कीमिया हो जाती है क्योंकि ब्लड वेसल डायलेट नहीं होती, उसको हम कहते हैं माइक्रोवेस्कुलर इंजाइना। वेरिएंट इंजाइना अब नेक्स्ट टाइप है, इसको हम प्रिंजमेटल इंजाइना भी कहते हैं। पेन पेशेंट को होता है एट्रेस में और इसके अलावा इसके अंदर रिवर्सिबल सेगमेंट एलिवेशन होती है, मींस के पेशेंट के ईसीजी के अंदर सेगमेंट एलिवेशन होती है। अगर हम ब्लड की सप्लाई रिस्टोर कर दे तो इसका मतलब सेगमेंट एलिवेशन पे नहीं होगी। थॉट टू बी काज बाय कोरोनरी आर्टरी वेजोस्पाज्म, और इसके अंडरलाइंग काज क्या है कि कोई एथरोस्क्लेरोसिस नहीं होता है, इसके अंदर कोरोनरी आर्टरी के अंदर वेजोस्पाज्म हो जाते हैं, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। साइलेंट इस्कीमिया, अब साइलेंट इस्कीमिया कौन से एंजाइना के टाइप से? ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ इस्कीमिया के हम टेस्ट करें और टेस्ट के अंदर पेशेंट पॉजिटिव हमारे पास आ जाए, यानी हम ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करें और पेशेंट हमें ऐसे हिस्ट्री दे या हमें ऐसे क्यू मिल जाए जिससे हम कह सकें कि पेशेंट के हार्ट के अंदर इस्कीमिया है। साइलेंट इस्कीमिया इसलिए है क्योंकि पेशेंट किसी भी सिम्टम के साथ नहीं आया होता है, सच एज अगर हम इको कर दें या अगर हम स्ट्रेस टेस्ट कर दें बट पेशेंट रिपोर्ट नो सिम्टम और पेशेंट को सिम्टम रिपोर्ट ना करे और उसका स्ट्रेस टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाए तो इट्स मीन के पेशेंट को साइलेंट इस्केमिक एंजाइना है। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। फीलिंग ऑफ इनडाइजेशन, पेशेंट को ऐसे लग रहा होता है जैसे मैंने खाना खाया और वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। इसके अलावा हेवी सेंसेशन उस पेशेंट को होती है, अपर चेस्ट में डिस्कम्फर्ट भी हो सकते हैं और इसके अलावा एगोनाइजिंग पेन होता है पेशेंट को, जैसे मेंटल उसको लग रहा होता है कि मुझे पेन है, यानी मेंटल पेन अकम्पाइंड बाई सीवियर एप्रीहेंशन। उसके बाद पेशेंट को ऐसे लग रहा होता है फीलिंग ऑफ अनइजीनेस, यानी सीवियर एप्रीहेंशन, सीवियर अनइजीनेस उसको लग रहा होता है और इसके अलावा उसको लगता है कि बस मैं मरने वाला हूँ। पेन जो होता है वो पेशेंट फील कर रहा होता है डीप इन द चेस्ट, यानी चेस्ट के अंदर उसको डीपली पेन लग रहा होता है। अपर और मिडल पार्ट्स में स्पेशली ऑफ द स्टर्नम, यानी रेट्रोस्टर्नल एरिया के अंदर पेशेंट को ये पेन महसूस हो रहा होता है और ये उसको ऐसे लगता है जैसे डीप चेस्ट वाल के अंदर पेन है। इसके अलावा पेन रेडिएट होता है नेक तक, जॉ तक, शोल्डर और इन एस्पेक्ट जो अपर आर्म के हैं, जो अपर आर्म है स्पेशली लेफ्ट साइड लेफ्ट आर्म, उसके इनर एस्पेक्ट के अंदर पेशेंट को पेन महसूस हो रहा होता है।
डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं तो हम इस पेशेंट के लिए ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर लिपोप्रोटीन प्रोफाइल हम चेक करते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल, जिसके अंदर एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल देखते हैं। ईसीजी हम करते हैं, उसके अंदर हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि कहीं पर अगर इस सेगमेंट के अंदर चेंजेस है या टीवीएस के अंदर इब्नॉर्मेलिटीज़ है, इन्वर्जन है, तो इट्स मीन के पेशेंट को इस्कीमिया है या हार्ट अटैक की तरफ पेशेंट जा रहा है। प्रीवियस हार्ट अटैक अगर हुआ हो तो ईसीजी के अंदर हमें वो भी पता लग जाता है। इसके अलावा अगर ब्लड की सप्लाई रिड्यूस है हार्ट के मसल को, तो वो भी हमें ईसीजी के अंदर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस ईसीजी के जो ग्राफ है इसके अंदर आप नॉर्मल वेव देखो, फिर स्टी डिप्रेशन है, मीन्स के स्टी डिप्रेशन अगर ईसीजी में है तो इट्स मीन के हार्ट के अंदर इस्कीमिया है। वाइल जो लास्ट वन है स्टी एलिवेशन है, इट्स मीन के हार्ट के अंदर इंजरी है, हार्ट के मसल इन्फाक्ट हो गए। इस सेगमेंट डिप्रेशन क्या डिमोनिस्ट्रेट कर रहा होता है, क्या हमें बता रहा होता है कि इस्कीमिया है और वो रिवर्सेबल है। इस सेगमेंट अगर एलिवेशन है तो उसका मतलब होता है वो इंडिकेट कर रहा होता है कि हार्ट के मसल इंजर्ड हो गए, इन्फेक्शन है और दियर इज़ इंजरी टू द हार्ट मसल, के हार्ट के मसल जब इंजर्ड हो जाते हैं तब ईसीजी के ग्राफ पे हमें इस सेगमेंट एलिवेशन मिलती है। कार्डिक कैथेटराइजेशन की बात करते हैं। अब कार्डिक कैथेटराइजेशन क्या होता है? स्पेशल कैथेटर हम इंसर्ट करते हैं फेमोरल या रेडियल आर्टरी में और हमें असिस्ट करते हैं, उसके टिप पे कैमरा लगा होता है कि कौन सा आर्टरी ब्लॉक है। हम डाई इंजेक्शन जो कंट्रास्ट होते हैं उसको इंजेक्ट करते हैं कोरोनरी आर्टरी के अंदर और असिस्ट करते हैं कि विच वन कोरोनरी आर्टरी इज़ ब्लॉक। मॉडरेट सेडिशन इसके अंदर यूज़ होते हैं और पेशेंट ब्रीथ कर रहा होता है ऑन दियर ओन, मीन्स के वो वेंटिलेटर पे नहीं होता है। कार्डियक के जो इंटरवेंशनल स्पेशलिस्ट होते हैं वो डिसीजन कर रहे होते हैं कि इफ़ द आर्टरी नीड के आर्टरी को एंजियोप्लास्टी या स्टेंट की नीड है या नहीं। ये कार्डियक के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं। पीसीआई हम किसको कहते हैं? आल्सो कॉल्ड एंजियोप्लास्टी। हम इस पीसीआई को यानी परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन को हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। एक इसके अलावा बालून एंजियोप्लास्टी हम करते हैं, जिसके अंदर हम बालून को इन्फ्लेट करते हैं ब्लॉक आर्टरी के अंदर। उसकी वजह से जब हम उसको इन्फ्लेट करते हैं तो जो प्लग बना होता है उसको हम कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं आर्टरी के वाल के साथ और वहाँ पे स्टेंट को प्लेस करते हैं। जब हम स्टेंट को प्लेस करते हैं तो इस मीन के वो कोरोनरी आर्टरी को मज़ीद डायलेट कर देते हैं और ब्लड की फ़्लो दोबारा बहाल हो जाती है। इसके अलावा हम एथ्रोरेक्टोमी करवाते हैं, जो प्लग की फॉर्मेशन है, जो एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लग बना हुआ है उसको हम रिमूव करते हैं आर्टरी में। नर्सिंग इंटरवेंशन हम क्या देंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ वाले पेशेंट को? हम एजुकेशन देंगे पेशेंट को अबाउट ट्रीटमेंट, कि क्या ट्रीटमेंट होगी, कितने लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, प्रिवेंटिव मेजर ऑफ रिकरेंट एथ्रोस्क्लेरोसिस हम उनको प्रिवेंशन मेथड या मेजर बताएंगे, मेडिकेशन कैसी लेनी है और इसकी मैनेजमेंट क्या होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की। इसके अलावा हम एजुकेशन देंगे पेशेंट को अबाउट द सिग्निफिकेंस एंड कम्प्लिकेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। मीन क्या हम कोरोनरी आर्टरी के इम्पोर्टेंस के बारे में उनको बताएंगे और इसके अलावा इसकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की क्या कम्प्लिकेशन हो सकती हैं। इसके अलावा कौन से फैक्टर हम पेशेंट को एजुकेशन देंगे कि ये वाले फैक्टर आप ये वाली लाइफस्टाइल आप लोगों ने मॉडिफाई करने हैं। हाउ टू मैनेज विद डाइट हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि लो फैट और लो कैलोरीज वाले डाइट से हम इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। एक्सरसाइज प्रोग्राम हम एडवाइस करते हैं। स्मोकिंग अगर पेशेंट कर रहे हैं तो उसको हमने एडवाइस करना है कि स्मोकिंग को स्टॉप करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा वेट को लॉस करवाना है, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है, ये एजुकेशन देंगे। इसके अलावा साइन एंड सिम्टम, कौन से साइन एंड सिम्टम आपको होंगे तो तब आपने डॉक्टर के पास जाना है। एजुकेशन देंगे अगर हम पेशेंट की ईसीजी करते हैं, स्ट्रेस टेस्ट करते हैं या हार्ट कैथेटराइजेशन करते हैं या लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं तो उसके बारे में हम बताएंगे कि ये टेस्ट है, ये प्रोसीजर है और इसके अंदर हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं। नेक्स्ट मेडिकेशन हम कौन कौन से देंगे? एंटीप्लेटलेट्स मेडिकेशन देंगे, जो क्लॉट बन रहा होता है उसको स्टॉप करवाना, जिसकी वजह से इस्कीमिया के चांसेस कम होते हैं। और एंटीप्लेटलेट्स मेडिकेशन हम देते हैं एस्पिरिन। अगर हम किसी पेशेंट को एस्पिरिन पे रखते हैं तो हमने उसको वॉच करना है फॉर द जीआई ब्लीडिंग। इसके अलावा अगर हम प्लेविक्स देते हैं स्पेशली उन पेशेंट को जो कि एस्पिरिन को टॉलरेट नहीं कर रहे होते हैं, और एस्पिरिन हम कब देते हैं? जस्ट हेड स्टेंट प्लेस, जब पेशेंट को स्टेंट लग जाता है। नाइट्रेट देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, जिसकी वजह से ये वेज़ोडाइलेटर है, ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं तो हार्ट के मसल को भी ब्लड की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है। हम एजुकेशन देंगे पेशेंट को हाउ टू टेक सबलिंगुअल अंडर नीड द टंग, यानी सबलिंगुअल मेडिसिन कैसे लेनी है। टेक राइट व्हेन हैविंग चेस्ट पेन, मीन के पेशेंट को अगर चेस्ट पेन हो तो राइट साइड पे आपने होना है। प्लेस 1 टेप और 1 स्प्रे अंडर द टंग।
टेबलेट एक ज़बान के नीचे रखनी है, या अगर स्प्रे है नाइट्रेट्स के तो वो एक स्प्रे बिनीथ द टंग करवानी है। अगर रिलीफ नहीं होता है तो 5 मिनट के बाद अनदर डोज हमने लेनी है नाइट्रेट की या उसकी टेबलेट की। अगर फिर भी रिलीफ नहीं होता है तो हमने फिर 5 मिनट्स के बाद अनदर डोज देना है। एक ख्याल रखना है, द पेशेंट इज़ नॉट टू टेक मोर देन 3 टोटल डोजेज। 3 गोलियाँ या 3 स्प्रे से ज़्यादा पेशेंट ने डोज नहीं लेना है। तब अगर पेन रिलीफ नहीं होता है तो शुड बी कंसर्न विद द डॉक्टर। इसके अलावा हम कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन देते हैं जिसके अंदर स्टेटिन है, लिपिटोर है, क्रिस्टल इन नाम से आते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल है, जो बेड कोलेस्ट्रॉल है या टोटल कोलेस्ट्रॉल है उसको लो करते हैं और एलडीएल को इंक्रीज़ करते हैं। बीटा ब्लॉकर हम देते हैं जिसके आखिर में लोल आता है, उसका फार्मूला है जैसे प्रोफेनॉलोल है, मेटोप्रोलोल है। बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, हार्ट रेट को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट के मसल के ऊपर या हार्ट पे वर्कलोड कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाती है, तो उस पेशेंट को एपिसोडिक चेस्ट पेन में रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर देते हैं और उसका फार्मूला आखिर में फ्रिल आता है, जिस तरह लिसिनोप्लेर है। वो क्या करते हैं कि वो एंजियोटेंसिन 1 जो कि 2 में कन्वर्ट होते हैं लंग्स के अंदर, इस वाले प्रोसेस को स्टॉप करवा देते हैं। जब एंजियोटेंसिन 1-2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो इट्स मीन के वेजो डायलेशन हो नहीं होगी, तो जिसकी वजह से लोअर ब्लड प्रेशर लो होगा। ठीक है, इसके अलावा दिस डिक्रीज द वर्कलोड ऑन हार्ट। ये रेफरेंसेस हैं स्पेशली एंजाइना पेक्टोरस के लिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए। नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ जाते हैं, दैट इज़ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की डिफिनीशन की अगर हम बात करते हैं तो ये वो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंट होता है जब ब्लड पंप हो रहा होता है बॉडी के आर्टरीज़ के अंदर, उस ब्लड को कितना रेजिस्टेंट शो हो रहा होता है, उस अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंट को हम नाम देते हैं कि हाइपरटेंशन। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, वो लेस देन 120/80। लुकिंग एट सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, हम दोनों देखते हैं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक लेस देन 120/80 हो। प्री हाइपरटेंशन हम किसको कहते हैं, जब ब्लड प्रेशर पेशेंट के ब्लड प्रेशर 120 से लेके 139 और डायस्टोलिक 80 से लेके 89 तक हो, तो ये प्री हाइपरटेंशन है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन हम किसको कहते हैं, जब पेशेंट के ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 140 से 159 तक हो और डायस्टोलिक 90 से लेके 99 तक हो, तो ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन हम किसको कहते हैं कि जब पेशेंट के ब्लड प्रेशर 160 से अबव हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 100 हो, तो उसको हम नाम देते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन। काजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन के काजेज़ क्या हैं, प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं, इसके एग्जैक्ट काज अननोन होता है। इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ साल्ट अल्कोहल, जो लोग ज़्यादा साल्ट या अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं। फैमिली हेल्थ, अगर फैमिली के अंदर हिस्ट्री हो, एडवांस एज हो यानी ओल्ड एज हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका हाई हो, ज़्यादा कैफीन इनटेक कर रहा हो या ओबिसिटी के शिकार हो या जिसकी रिस्ट्रिक्टिंग एक्टिविटी हो यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, इनएक्टिव लोग हो, उनको ज़्यादातर एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। यानी दीज आर द रिस्क फैक्टर फॉर एसेंशियल और प्राइमरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन हम किसको कहते हैं, इसके कोई अंडरलाइंग प्री एग्जिस्टिंग इशू होते हैं, पहले से कोई बीमारी होती है उसकी वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है, जिसके अंदर प्रेगनेंसी है, कुशिंग सिंड्रोम है, क्रोनिक रीनल फेलियर है, डायबिटीज़ है, हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म है, फियोक्रोमोसाइटोमा है, जिसके अंदर एड्रिनल ग्लैंड के जो मिडुला है जहाँ से एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन सिक्रीट होते हैं, वहाँ के अगर कैंसर हो जाता है। इसके अलावा कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा अगर किसी पेशेंट को हो, यानी कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा की वजह से भी पेशेंट को सेकेंडरी हाइपरटेंशन जा सकता है। कैसे ये अंडरलाइंग डिजीज़ सेकेंडरी हाइपरटेंशन काज कर सकते हैं, आप उस पर मेरे लेक्चर देख सकते हो। मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कुशिंग सिंड्रोम, हाउ कुशिंग सिंड्रोम लीड टू सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसके अलावा हाइपो हाइपर पैराथायराइडिज्म या क्रोनिक रीनल फेलियर या कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा कैसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन काज कर सकते हैं, तो आप अपने नॉलेज के लिए वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट नर्सिंग असेसमेंट हम क्या करेंगे हाइपरटेंशन के लिए। रिमेंबर साइलेंट किलर, ब्लड प्रेशर को माना जाता है कि ये साइलेंट किलर है, प्रोबेबली बी विदाउट सिम्टम, बिना किसी साइन एंड सिम्टम के पेशेंट इससे मर जाते हैं, तो इसलिए हम इसको साइलेंट किलर कहते हैं। हेडेक होता है, ब्लरी विजन, इसके अलावा चेस्ट पेन होता है, नोज से ब्लीड आ सकती है, रिंगिंग इन द एयर यानी हम जिसको टिनाइटिस कहते हैं, इसके अलावा डिजीनेस, चक्कर आते हैं और मोस्ट कॉमन सिम्टम इसके ये अब जो लिस्ट की है ये है।
नर्सिंग इंटरवेंशन क्या देंगे हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए? हमने असिस्ट करवाना है मेजर ब्लड प्रेशर ऑब्टेन इन बोथ आर्म, दोनों आर्म में हमने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है। मेक श्योर पेशेंट हैज़ बीन इन अ रेस्टिंग पोजीशन फॉर 5 मिनट्स, ये मेक श्योर करवाना है कि पेशेंट 5 मिनट से रेस्टिंग पोजीशन में है। उसके बाद हम चेक करेंगे कोई स्मोकिंग उसने नहीं की जिसकी वजह से वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है। आस्क अबाउट फैमिली हिस्ट्री, हमने पेशेंट के फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछना है। एंड इफ दे हैव एनी सेंसरी चेंजेस, या कोई पेशेंट के अगर सेंसरी कोई चेंजेस आई है तो उसके बारे में हमने पेशेंट से पूछना है। उसके बाद हम ब्लड प्रेशर को इवॉल्वेट करेंगे, स्पेशली रीडिंग को, डाइट इंटेक को, बॉडी मास इंडेक्स को, ओवरवेट को। उस हिसाब से फिर हम पेशेंट के बताते हैं कि इनको हाइपरटेंशन है, यानी इनके ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या नॉर्मल से कम है, या कौन से स्टेज के अंदर है, प्री है, स्टेज 1 है या स्टेज 2 है। एजुकेशन हम देंगे पेशेंट को लिमिटिंग सोडियम, कि आपने सोडियम की डाइट को कम लेनी है। इसके अलावा अल्कोहल, कैफीन की डाइट ये भी कम लेनी है। स्मोकिंग को आपने स्टॉप करवानी है। एक्सरसाइज प्रोग्राम यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपने एक्सरसाइज करवानी वेट लॉस के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकेशन कंप्लायंस, के मेडिकेशन कितनी इंपॉर्टेंस है आपके ब्लड प्रेशर के लिए ये बतानी है। ब्लड प्रेशर मेजर करना है हमने पेशेंट को बताना है कि रेगुलरली और आपने चेक करना है और वो रिकॉर्ड अपने पास रखना है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, मेडिसिन हम क्या देते हैं हाइपरटेंशन के अंदर? हम थायराइड डायरेटिक देते हैं। ये कैसे काम कर रहा होते हैं? ये वाटर को रिमूव करते और सोडियम को थ्रू द किडनी, यानी थायराइड डायरेटिक रिमूव वाटर एंड सोडियम बाय द किडनी। ये हम पेशेंट को नहीं देते जो पेशेंट रीनल फेलियर के अंदर होता है। अगर हम देते हैं भी हैं तो हमने ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन और क्रेटिनिन लेवल को मॉनिटर करना है। इसके अलावा वॉच पेशेंट हु आर टेकिंग लिथियम, अगर कोई पेशेंट लिथियम मेडिसिन ले रहे तो उसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज चांसेस ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी, उसको लिथियम टॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं और अगर हम उसको थायराइड डायरेटिक्स दे दें। नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, फ्रेल यानी लिसिनोफ्रेल। ये क्या कर रहा होता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन वाला प्रोसेस को प्रिवेंट कर रहा होता है, क्योंकि ये ब्लॉक कर देते हैं एंजियोटेंसिन 1 जो कि 2 में कन्वर्ट होता है, वो वाला प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। एजुकेशन देंगे हम पेशेंट को, ड्राई कप और टेस्ट माउथ के टेस्ट के अंदर चेंजेस आ जा सकती है इस मेडिसिन की वजह से। इसके अलावा हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आपने पोटाशियम सब्स्टिट्यूट को या सप्लीमेंट को अवॉइड करना है। दिस ड्रग काज पोटाशियम रिटेंशन, क्योंकि इस ACE की वजह से पोटाशियम की रिटेंशन होती है तो पोटाशियम की मकदार इंक्रीज़ हो सकते हैं। कंप्लायंस वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू रीबाउंड हाइपरटेंशन, इसकी कंप्लायंस यानी ये प्रॉपर टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक डोज भी ये ड्रॉप कर दे तो उसको हाइपरटेंशन दोबारा से हो सकते हैं, उसके ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकते हैं। कैप्टोप्रिल जो है उसके अंदर ब्लीडिंग के रिस्क ज़्यादा हो जा सकते हैं। इसके अलावा म्यूक्सिप्रिल जो है टेक 1 hour बिफोर आर अमीन। जो मेग्जोफ्रेल है, अगर हम ACE इनहिबिटर की बात करते हैं तो वो उसके हमने ये ख्याल रखना है, पेशेंट को एजुकेशन देना है कि खाने से एटलीस्ट 1 hour बिफोर आपने लेना है। नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये ड्रग्स इंड होते हैं सार्टान पे यानी लो सार्टान, इसके अलावा वॉल सार्टान इनके नाम से आते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं, जब ACE इनहिबिटर हम किसी पेशेंट को एडवाइस नहीं कर सकते तब हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम पेशेंट को एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर एडवाइस करते हैं। ये क्या कर रहा होता है, इट काजिंग वेसो डायलेशन, ये ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं बाय ब्लॉकिंग एल्डोस्टेरोन इन एंजियोटेंसिन, ये एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक करते हैं। सेम साइड इफेक्ट होते हैं जिस तरह एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर के हैं, अलबत्ता इससे ड्राई कप नहीं होता है और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से ड्राई कप होता है। इसके अलावा ये पोटाशियम की मकदार को बढ़ा देते हैं यानी इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी देते हैं हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को जो आखिर में डिफाइन पे ख़त्म हो जाते हैं, मींस के एम्लोडिफाइन एंड कार्डिसिम एंड वेराफिमिल इसके अंदर आए हैं। ये क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हार्ट रेट को स्लो करते हैं, वर्कलोड डिक्रीज़ हो जाते हैं हार्ट के ऊपर, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाता है। हमने पेशेंट को हार्ट रेट के लिए मॉनिटर करना है कि वो ब्रेडिकार्डिया में ना जाए। वॉच पेशेंट हु हैव कंजस्टिव हार्ट फेलियर या AV ब्लॉक, अगर पेशेंट कंजस्टिव हार्ट फेलियर में है या AV ब्लॉक में है या उसकी तरफ जा रहे हैं, जो पेशेंट भी CCB पे होता है हमने उसके लिए वॉच करना है कि पेशेंट कंजस्टिव हार्ट फेलियर या AV ब्लॉक के क्लिनिकल साइन या उसकी तरफ तो नहीं जा रहा।
बीटा ब्लॉकर देते उसकी वजह से क्या हो जाते हैं कि इसका इफ़ेक्ट होता है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के लिए, ये उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट कम हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड वेसल डायलेट भी हो जाते हैं, और जब ब्लड वेसल डायलेट होंगे तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा। नॉट फॉर पेशेंट विद अस्थमा, जिस पेशेंट को अस्थमा या COPD होता है तो हम उसको बीटा ब्लॉकर नहीं देते, क्योंकि लंग्स के अंदर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन काज करते हैं, उसको फिर हम सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर देते हैं। अगर कोई पेशेंट बीटा ब्लॉकर पे है तो हमने मोनिटर करना है ग्लूकोज लेवल, अगर पेशेंट डायबिटीज़ है और वो बीटा ब्लॉकर ले रहा है। इसके अलावा हमने मॉनिटर करना है हार्ट रेट इससे कम हो जाते हैं, और पेशेंट को मॉनिटर करना है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन के लिए कि पेशेंट को अगर पोजीशन चेंजिंग की वजह से उसके ब्लड प्रेशर कम हो रहे हैं तो हमने उसको मॉनिटर करना है, क्योंकि ये पोटेंशियल साइड इफेक्ट है बीटा ब्लॉकर। कम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो कम्प्लिकेशन के अंदर पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है, एंजाइना हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर में जा सकता है, स्ट्रोक उसको हो सकता है, TIA यानी ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक उसको हो सकते हैं, नेफ्रोपैथी किडनी की डिजीज़ हो सकती है, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ को हो सकती है, और रेटिनल आर्टरी के अंदर ख़राबी आ जाती है तो रेटिनोपैथी भी पेशेंट को हो सकता है। दीज आर द रेफरेंस फॉर द हाइपरटेंशन। नाउ इन्फेक्शन डिसऑर्डर, जिसके अंदर हम पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एंडोकार्डाइटिस की। एंडोकार्डाइटिस हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन जब हो जाती है एंडोकार्डियम लेयर की, जो इनर मोस्ट लेयर होता है हार्ट की, उसके अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको हम कहते हैं एंडोकार्ड। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, मोस्ट कॉमन जो इसका काजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है और स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडांस है। इसके अलावा पैथोजन दाखिल हो जाता है ब्लड के अंदर फ्रॉम नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर के ज़रिए, मीन्स के फ्रॉम इन्वेसिव प्रोसीजर के ज़रिए दाखिल हो जाते हैं, जिसके अंदर हम स्किन को रप्चर करते हैं, जैसे डेंटल वर्क है, अगर कोई दांत निकाल रहे हैं या डेंटल रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं, सेंट्रल लाइन अगर हम पास कर रहे होते हैं, इम्प्लांटेबल डिवाइस अगर हम PPM यानी परमानेंट पेसमेकर या इम्प्लांटेबल कार्डियोवैस्कुलर डिफिब्रिलेटर हम लगाते हैं। इसके अलावा पैथोजन स्टक हो जाते हैं प्लेटलेट्स के साथ, फाइब्रिन के साथ, और एक थ्रोम्बस बन जाता है। पॉइंट नंबर 3 पे फिर क्या होता है कि पैथोजन इस काबिल हो जाते हैं कि उसके अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जैसे पैथोजन के अंदर ग्रोथ होती है, जो पैथोजन के पार्ट्स होते हैं प्लेटलेट्स के और फाइब्रिन के, वो वहाँ से सेपरेट हो जाते हैं और उसकी वजह से वो किसी आर्टरी को ब्लॉक कर सकते हैं, मीन्स के उसको स्ट्रोक हो सकते हैं अगर वो सेरेब्रल आर्टरी को ब्लॉक कर। इथियोलॉजी की बात करते हैं काजेज़ की। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हम इसको कहते हैं जिसके अंडरलाइंग काज बैक्टीरियल हो मोस्ट कॉमनली, और स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस हो, स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडांस। इसके अलावा जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है उनके अंदर फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और रेयरली वायरल काज की वजह से भी यानी वायरस की वजह से भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हम उसको कहते हैं जिसके अंदर अंडरलाइंग काज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से अगर किसी को एंडोकार्डाइटिस हो जाता है तो उसको हम नाम देते हैं नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं एंडोकार्डाइटिस की। पेटिकिया लीजन होती हैं, थिनी पर्पस रेड स्पॉट होते हैं स्किन के ऊपर, और ये किसकी वजह से होते हैं? एम्बोलाई की वजह से। इसके अलावा पेशेंट को एनोरेक्सिया होता है, मीन्स के लॉस ऑफ एपेटाइट, और इनलार्ज स्प्लीन हमें मिल रहा होता है जो स्टमक को पुश कर रहा होता है बैक की तरफ। इसके अलावा पेशेंट कमज़ोर हमें लगता है, वीक लग रहा होता है, थका हुआ लग रहा होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, उसको हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम हमें मिलते हैं, रात में पसीने आते हैं, और न्यू कार्डिक हार्ट के अंदर हमें मरमर साउंड मिल रहा होता है, यानी न्यू कार्डिक हार्ट मरमर साउंड मिलता है। इसके अलावा हमें रूट स्पॉट नज़र आते हैं, वाइट स्पॉट होता है, ये हेमरेज रेटिना के सराउंड में जो इस पिक्चर के अंदर नज़र आते हैं। इसके अलावा स्किन फाइंडिंग एंडोकार्डाइटिस के अंदर हमें पल्पेबल पेटिकिया यानी हमें ऐसे लीजन ज़ख़म मिलते हैं जो कि पल्पेबल होते हैं, जिसको हम पेटिकिया कहते हैं। स्प्लेंटर हेमरेज हमें मिल रहा होते हैं, स्पेशली नील बेड के लीजन जो इस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। जिनीवी लीजन हमें मिल रहा होता है, पेनलेस मेकुलर स्पॉट होता है, लीजन होता है पाम पे और सोल ऑफ द पिट्स के ऊपर। ओस्लर नोड्स हमें मिल रहा होता है, ओस्लर नोड पेनफुल होता है, पर्पल नोडूल्स होते हैं पेड्स ऑफ द फिंगर एंड टॉयज पे, यानी इस पिक्चर के अंदर जो आपको ओस्लर नोड नज़र आ रहे हैं ये फेड्स ऑफ द फिंगर पे, और इसके अलावा हमें बिग टो पे भी ये लीजन।
नर्सिंग इंटरवेंशन हम क्या देंगे इंडोकार्डाइटिस वाले पेशेंट को, हम पेशेंट के को मोनिटर करते हैं एम्बोलिक एपिसोड ऑफ स्प्लीन के लिए, रीनल के लिए, ब्रेन के लिए, पल्मोनरी स्टेटस के लिए। यानी स्प्लीन एम्बोलिक के अंदर हम पेन को मोनिटर कर रहे होते हैं, ऐसे एब्डोमिनल पेन जो कि रेडिएट कर रहा होता है वो बैक तक, शोल्डर तक, लेफ्ट शोल्डर तक। रीनल के अंदर हम प्लेन पेन यानी एब्डोमिनल पेन जो ग्रोन एरिया तक जा रहा हो और पॉसिबल पस हो, ब्लड हो यूरिन के अंदर। ब्रेन के अंदर हम स्ट्रोक के साइन एंड सिम्टम यानी नेरो स्टेटस, अगर कोई कन्फ्यूजन, डिफिकल्टी इन स्पीच उसको आ रही तो ये हमने मोनिटर करना है। लंग्स के स्टेटस के अंदर हमने चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इसके अलावा ऑक्सीजन सिचुएशन अगर उसकी ड्रॉप हो रही तो ये मोनिटर करना है। साइन एंड सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर के वो हमने मोनिटर करना होगा। इसके अलावा हम मोनिटर करेंगे वाइटल साइन को यानी टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सिचुएशन। इंटरवेंशन हम क्या देंगे, हम ब्लड की कलेक्शन करेंगे यानी ब्लड कल्चर हम कलेक्ट करेंगे। तो ये उसके अंदर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो ये जो पेशेंट को जिसकी वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है, और ट्रीटमेंट भी डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा जरासीम है। आईवी हम एंटीबायोटिक्स देंगे और टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक हमने कौन सी देनी है डिपेंड कर रहा होता है कि अंडरलाइंग पैथोजन यानी बैक्टीरिया कौन सी है। ज़्यादातर हम विनकोमाइसिन और रोसोपिन देते हैं और ये हम सेंट्रल लाइन के ज़रिए देते हैं क्योंकि ये पेशेंट लॉन्ग टर्म्स के लिए होते हैं। समटाइम डिस्चार्ज होकर घर पे भी इसको मेडिसिन चल रही होती है अप टू 4 वीक्स यानी 1 मंथ तक, तो आईवी लाइंस ख़राब हो जाती है रिपीटेडली, उसकी वजह से पेशेंट को सेंट्रल लाइन पास किया जाता है। दीज आर द रेफरेंस फॉर एंडोकार्डाइटिस। नेक्स्ट है मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस के अंदर फोकल और डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, मीन्स कि लोकल इन्फ्लेमेशन या डिफ्यूज जो मिडल लेयर है हार्ट के उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं मायोकार्डियम के अंदर। ये एक्यूट भी हो सकता है, सडन सीवियर भी हो सकता है और क्रोनिक लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है। काजेज इसके सेम काजेज है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन काज जो इसके यूनाइटेड स्टेट में है वो वायरल इन्फेक्शन है। और कौन से वायरस की वजह से होते हैं, कॉक्सी की वायरस टाइप 1 एंड टाइप बी जो उसके टाइप से। इसके अलावा पॉसिबिलिटी भी होती है कि पोलियो माइलाइटिस के काजिटिपिजन यानी पोलियो वायरस की वजह से, इन्फ्लुएंजा, रोबेला, एडेनो वायरस और इको वायरस इनकी वजह से भी काज हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट के अंदर मोस्ट कॉमन काज है। बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकते हैं, यानी जो बैक्टीरिया डिप्टीरिया डिजीज़ काज करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस काज करते हैं, टाइफाइड फीवर, टेटनस और इसके अलावा स्टेप्टोकोकस जो पेरेंजाइटिस काज करते हैं, या जो न्यूमोकोकल बैक्टीरिया है, या जो गोनोरिया काज करते हैं यानी गोनोकोकल इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया भी उसकी वजह से भी मायोकार्डाइटिस हो सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से भी हो सकते हैं, अगर किसी पर्सन को रोमेटिक फीवर हो या पोस्ट कार्डियोटोमी सिंड्रोम हुआ हो तो उसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, उसकी वजह से भी मायोकार्डियम के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है। रेडिएशन थेरापी की वजह से हो सकते हैं, अगर कोई कैंसर की मरीज़ है वो रेडिएशन थेरापी ले रहा हो तो उसकी वजह से चेस्ट और लंग्स और ब्रेस्ट कैंसर, ज़्यादातर अगर इन एरिया के कैंसर हो और उसके लिए वो रेडिएशन थेरापी ले रहा हो तो उसके अंदर भी चांसेस होते हैं कि मायोकार्डियम डैमेज हो जाए। इसके अलावा जो लोग क्रोनिकली अल्कोहल यानी शराब इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोगों के अंदर जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है उनके अंदर पैरासाइटिक इन्फेक्शन जैसे कि टोक्सोप्लाज्मोसिस है, स्पेशली साउथ अमेरिका के अंदर ट्रिप्नोसोमियासिस की वजह से, या चगास डिजीज़ जो बच्चों के अंदर होती है उनकी वजह से, उसकी कम्प्लिकेशन की वजह से भी मायोकार्डाइटिस हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों का इम्यून सप्रेस्ड होता है यानी इम्यून सिस्टम वीक होता है, ऐसे एडल्ट को भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। सम टाइम हेलमेंटिक इन्फेक्शन यानी वॉर्म्स इन्फेक्शन की वजह से जैसे ट्राइकोनोसिस है उसकी वजह से भी, उसकी कम्प्लिकेशन की वजह से भी मायोकार्डियम लेयर के अंदर इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं। चेस्ट पेन होता है, यहाँ चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है पेशेंट को, स्वेलिंग, एडेमा, इसके अलावा लिवर के अंदर हमें कंजेशन मिलता है, एबनॉर्मल हार्ट बीट, पल्पिटेशन हमें मिलती है, सडन डेथ हो सकती है यंग एज के अंदर, बुखार होता है जो ज़्यादातर इन्फेक्शन प्रोसेस से एसोसिएट होता है। ट्रीटमेंट हम क्या देंगे, हम कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन उसके रिड्यूस हो जाते हैं। कार्डिक मेडिकेशन देंगे अगर एडवाइस की हो, सच एज बीटा ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। बिहेवियर चेंजेस अगर हो तो हम पेशेंट को रिस्क प्रोवाइड करेंगे, फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन एडवाइस करेंगे और लो साइड डाइट हम एडवाइस करेंगे पेशेंट को। डायरेटिक्स थेरापी देंगे अगर पेशेंट को वॉल्यूम ओवरलोड हो या एडेमा हो। इसके अलावा हम प्रॉपर एंटीबायोटिक थेरापी करेंगे पेशेंट। These are the reference for myocardium. नेक्स्ट है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस हम किसको कहते हैं, ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकते हैं, और पेरिकार्डियम जो आउटर लेयर है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं पेरिकार्डाइटिस।
अब जो पेरिकार्डियम है वो फाइब्रस सेक्स यानी फाइब्रस लेयर होते हैं या इन्वेलप होता है जो सपोर्ट कर रहा होता है हार्ट के चेम्बर को। उसकी लेयर की अगर हम बात करते हैं तो फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होता है, क्योंकि हम इसको इसलिए फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं क्योंकि ये फाइब्रस टिश्यू से बना होता है और ये एज़ कम्पेयर टू एंडोकार्डियम ये थोड़ा सा टफ होता है, हार्ड होता है। सीरियस पेरिकार्डियम विच हैज़ 2 लेयर। अब जो सीरियस पेरिकार्डियम है क्योंकि इसके अंदर सीरियस फ्लूइड होता है इन बिटवीन, तो हम इसलिए इसको सीरियस पेरिकार्डियम भी कहते हैं। आउटर वाला को हम नाम देते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, सही है, और जो इनर वाला है उसको हम कहते हैं विजरल पेरिकार्डियम, और इनके इन बिटवीन जो फ्लूइड होता है उसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। काजेज इसके क्या है? वायरल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन काज इसके कॉक्सिकी वायरस है, इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है या फंगल काज की वजह से। नॉन इन्फेक्शन काज की अगर हम बात करें तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या ट्रॉमा अगर हो जाए और आउटर लेयर डैमेज हो जाए, या अगर कैंसर हो हार्ट के लेयर के तो उसके अंदर भी पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। रिस्क फैक्टर क्या है? अगर किसी को रिपीटेडली कॉमन कोल्ड वायरस या फ्लू हो रहा हो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, अगर किसी को एसईली हो या रोमेटाइड अर्थराइटिस हो तो वो लोग रिस्क पे होते हैं। इसके अलावा जिस पेशेंट को रिसेंटली हार्ट अटैक हुआ हो तो उनको भी चांसेस होते हैं पेरिकार्डाइटिस की। साइन एंड सिम्टम हमें क्या याद रखने हैं कि हमें फ्रैक्शन को याद रखना है। पेरिकार्डियल फ्लूइड जब कम हो रहा होता है और वो 2 लेयर के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, जो जब हार्ट बीट कर रहा होता है तो पेरिकार्डियल रब हमें मिल रहा होता है, यानी साउंड लाइक ग्रेटिंग साउंड होता है, स्क्रिचिंग साउंड होता है और पेशेंट को चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा फीवर पेन ऐसे होता है कि वो सबस्टर्नल से स्टार्ट हो जाते हैं लेफ्ट शोल्डर और नेक बैक तक, यानी टिपिकल इंजाइनल पेन की तरह उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके अलावा जो पेन होते हैं वो सुपाइन पोजीशन में या लीनिंग फॉरवर्ड, जब हम थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं आगे की तरफ तो पेन ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा चेस्ट पेन ऐसे होते हैं जैसे स्टेबिंग होते हैं, जैसे लाइक हार्ट अटैक के पेन हो। इसके अलावा पेशेंट को ब्रीथिंग में और लाइंग डाउन यानी सुपाइन पोजीशन में तकलीफ़ होती है। इंस्पायरेशन या कपिंग में पेन मज़ीद ख़राब हो जाता है, मज़ीद तेज़ हो जाते हैं। ओवरऑल पेशेंट ऐसे फील कर रहा होता है जैसे वो सिक है और कमज़ोर है। और इसके अलावा हम अगर ईसीजी करते हैं तो उसके अंदर हमें इसे सेगमेंट एलिवेशन मिलते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है पेरिकार्डाइटिस। नेक्स्ट इंटरवेंशन क्या देंगे? हम इनकरेज करेंगे पेशेंट को, कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करें। इसके अलावा हमने पेन को असिस्ट करने के वो रिस्पायरेशन या बॉडी पोजीशन के साथ उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही है। इसके अलावा अगर मायोकार्डियल इस्कीमिया है तो पेन के अंदर सीवियरिटी उसकी इंक्रीज़ हो रही है या नहीं, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इंक्रीज़ हो रही है, लाइंग या सुपाइन पोजीशन से क्या रिलेट कर रहा होता है पेन, ये हमने असिस्ट करना है। पेशेंट को हमने अपराइट पोजीशन में बिठाना है क्योंकि उससे डिस्पनिया और चेस्ट पेन सबसाइड हो जाता है। इसके अलावा हमने एनाल्जेसिक प्रोवाइड करनी है, ऑक्सीजन अगर एडवाइस की हो। कार्डिक टेम्पोनाट के लिए हमने पेशेंट को मॉनिटर करना है क्योंकि कार्डिक टेम्पोनाट के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से हार्ट के चैम्बर कंप्रेस हो रहे होते हैं। इसके अलावा पल्सेस पैराडॉक्सिस के लिए कि ड्यूरिंग इंस्पायरेटरी फेज अगर किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर हो देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ड्रॉप हो तो इसका मतलब कि पल्सेस पैराडॉक्सिस यानी पैराडॉक्सिकल पल्स हमें पॉजिटिव मिलता है। रेगुलर वेनस प्रेशर हमें डिस्टेंडेंट मिलता है और लंग्स पेशेंट के क्लियर होते हैं। हार्ट साउंड हमें एबनॉर्मल मिलते हैं या समटाइम एब्सेंट होते हैं। पेशेंट के कार्डिक और हाइपोटेंशन का शिकार होता है। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है, एबनॉर्मल इकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो सकता है, पेरिकार्डियल लेयर के दरमियान कार्डिक टेम्पोनाड हो सकता है यानी एक्सेसिव फ्लूइड की वजह से प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाते हैं हार्ट के लेयर के अंदर। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस होता है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन की वजह से हार्ट के मसल थिक और फाइब्रोटिक हो जाते हैं पेरिकार्डियम के, तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। दीज आर द रेफरेंस फॉर द पेरिकार्डाइटिस। नेक्स्ट जो इसका पार्ट्स हैं वो हम ऊपर जो आपको निशान मिल रहा है इसके अंदर आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। थैंक यू।